हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको 2018 में पूछे गए सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 2018 में टोटल 7 सेट थे और उन 7 सेट को मिला के हर एक सेट में अगर आपसे देखा जाए तो 4 जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 20 नंबर का जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और उन 4 क्वेश्चनों में भी 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी कि अथवा करके दिया होता है। यानी टोटल जो है विस्तृत उत्तरीय के 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरे जो है 2018 में 7 सेट थे, तो सभी को डिस्कस करने। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसी साल जेईई मेंस एंड एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए, मेगा बैच, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए एकदम स्पेशल बैच है और ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खासियत है, इसमें विवरण के डायरेक्टर सभी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, जैसे नितिन जैन सर, MS चौहान सर, विमल कुमार सर, नरेंद्र अवस्थी सर, नील कमल सर, विकास गुप्ता, पूरे विवरण के जितने भी टॉप फैकल्टीज है वो आपको लाइव पढ़ाएंगी सभी सब्जेक्ट का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और स्पेशल बैच आपके लिए है, लीजेंड बैच 2.0, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए ही है और ये भी 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको शहनवाज फयाज सर, आरती बंसल मैम, समीर बंसल सर और MA हैक सर पढ़ाएंगे, जो HOD रह चुके हैं बंसल क्लासेस की। ये दोनों बैच अगर आप 2022 में जेईई मेंस एडवांस क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। साथ में अगर आप इसी साल बोर्ड एग्जाम के साथ साथ क्रैक करना चाहते हो, ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आप लेकर क्रैश कोर्स में एंटर कर सकते हो। इसकी फीस 7000 है, लेकिन जैसे यहाँ पर कोड पर शुभम@12 डालोगे, इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 मंथ आप क्रैश कोर्स कर जेईई मेंस एंड एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट 1 साल पूरा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 12 मंथ का ये कोर्स है, जो अभी बहुत ही कम प्राइस पे चल रहा है, लेकिन इस पे भी आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप शुभम@12 एंटर करोगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ उस पर आप मेल कर सकते हो कि सर हमें इस बैच में इनरोल करना है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 2018 की अगर हम बात करें, इसमें जो है टोटल आपके 7 सेट बने हुए थे, ठीक है। तो अगर एक सेट का मिला के देखा जाए, टोटली जो है आपसे क्या है 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 गुणे, और इन 28 में, ठीक है, इन 28 क्वेश्चन में भी जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आर करके भी होता है 4 क्वेश्चन, ठीक है। अथवा में भी आता है, या तो आपसे जो है डेरिवेशन पूछेगा या न्यूमेरिकल पूछेगा या थ्योरी पूछ लेता है, ठीक है। तो कोई एक करना होता है। अभी जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि अगर विस्तृत उत्तरीय में कोई डेरिवेशन पूछा है तो उसके साथ साथ जो है एक छोटा सा जो है अथवा में करके अलग से चीज़ें पूछ ली गई थ्योरी में। मतलब अगर आपको डेरिवेशन में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी वाला पोर्शन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पूछा है तो उसके साथ साथ में फिर जो है आपका जो है एक थ्योरी पोर्शन पूछ लिया। तो इस तरीके से पूछा है कि जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है वो थ्योरी कर ले। लेकिन एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें जो है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एक साथ पूछे गए हैं, तो आपके पास ऑप्शन बच रहा है, चाहे आप डेरिवेशन करिए या फिर न्यूमेरिकल करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 28 जो है आपके अथवा वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें से डेरिवेशन जो है नया नहीं होता। डेरिवेशन जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं ये आपके न्यू नहीं होते हैं, ठीक है। न्यू डेरिवेशन नहीं होते हैं, कुछ पुराने डेरिवेशन ही होते हैं। 7-8 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में क्या होते हैं, वही रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन जो है आपका रिपीटेड होता है, ठीक है। डेरिवेशन जो है वो आपका रिपीटेड होता है, यानी कि ये जो है बार बार जो है रिपीट करते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बार बार पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल जो है आपसे नया पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट पे जो है हम हर साल जो है कुछ 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे जो आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हट के रहेगा, या थोड़ा सा आप डायरेक्ट फार्मूले पे फिट नहीं बैठा सकते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको सूटेबल फार्मूला अरेंज करना पड़ता है, यानी कुल मिला के आप डायरेक्ट फार्मूले तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे सीधे फार्मूले पर नहीं, ऐसे थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेट को उठाते हैं और देखा जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा अगर आप इस बार 2021 में देने वाले हैं तो, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए
अंत तक जरूर देखना है, जैसे सारी चीज़ें A to Z आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 2018 के पहले सेट की अगर बात की जाए तो यहाँ इसमें सबसे पहले जो है पूछा हुआ है, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है। देखिए सेट अनसॉल्व पेपर जिसके पास भी नहीं है वो शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पे 2018, 19 और 20 का अनसॉल्व पेपर फ्री में अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिगर बनाने वाले नहीं हैं, अनसॉल्व पेपर जो है ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन है कि दिया हुआ विद्युत परिपथ संबंधी एक जो है फिगर बना दिया है, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। आप विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किरचॉफ का नियम अप्लाई करके जो है प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। इसमें ए और सी के बीच जो है विभवांतर पूछा है। इसी में अथवा करके देखो एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। मैंने कहा ना कभी कभी जो है न्यूमेरिकल को एक साथ कर देता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि हम न्यूमेरिकल अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो चलो थियरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा देखो यहाँ पे नहीं है, आपको न्यूमेरिकल करना ही है। पहला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल में और उसके साथ में जो अथवा में दिया वो भी न्यूमेरिकल में दिया। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, थोड़ा सा थियरी दे दिया। 5 नंबर का है, यानी 1 नंबर आपको थियरी में मिल जाएगा अगर आप ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिख दिए। कह रहा कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन से 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट प्राप्त करता, ठीक है। तो मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसका जो इनपुट वोल्ट है, ठीक है, इनपुट यानी कि VP प्राइमरी जिसको बोलते हैं, वो आपका 1100 है। कितना है, 1100 है। लेकिन जो आउटपुट दे रहा है यानी कि BP जो जिसको आप लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ये 110 दे रहा है। कितना दे रहा, 110 दे रहा, ठीक है। तो पूछ रहा प्राथमिक कुंडली में, अगर प्राथमिक कुंडली में NP फेरों की संख्या जो है इसने दे दी है, कितनी है, 2000 फेरे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा ट्रांसफार्मर की दक्षता, और इसकी दक्षता जो है 80% है, दक्षता 80% है। तो निर्गत शक्ति भी आपको दे दिया है 400 वाट यानी PS 4000 वाट, ये निर्गत शक्ति दे दिया। अब इसमें से 2 चीजें पूछ लिया है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, ये तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, ऐसा आप आसानी से जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बिल्कुल ये फार्मूले बेस पे है। सेकंड पूछा निवेशित शक्ति, ठीक है, तो निवेशित शक्ति का भी सिंपल सा फार्मूला है, उस पर आप रख के इसको जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, दोनों क्वेश्चन जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो जितने बच्चे मेरी वीडियोज डेली देखते हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है फिजिक्स, ठीक है, वो सारी फिजिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे और उनका लगभग तैयार भी होगा। अब बच रहे हैं वो बच्चे जो वीडियो को डेली नहीं देखते हैं या लेक्चर को मिस कर देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए समस्या थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन वो भी समस्या नहीं आएगी अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों का जो मैं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इन सब का सलूशन चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से जो है आप लोगों को करवा दूँ, यानी जितने भी विस्तृत उत्तरीय हैं पूरे विस्तृत उत्तरीय का सलूशन अगर एक बार मैं फिर से करवा दूँ, तो इसके लिए आप लोग मैक्सिमम जितने अधिक से अधिक हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने लोग इसका सलूशन दोबारा से चाहते हैं कि हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का सलूशन दोबारा करवाएं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कितने बच्चे का तैयार है वो भी अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्या आप सभी लोगों के ये क्वेश्चन तैयार हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां आपसा, निम्न स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की आधी दूरी, जैसे कहने का मतलब है ये डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सोर्स है और एक यहाँ पे जो है श्रोता है, ये यहाँ से सोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, इसको यहाँ सोर्स सुनाई देता है। अगर इनके बीच की दूरी हम आधी कर, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या करें, आधी कर दी जाए, तो कह रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को चेंज किया है। निम्नलिखित स्रोतों में से केंद्र से प्रेषक बिंदु की दूरी आधी करने पर प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा और क्यों। अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर हमें इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कितना है वो निकाल लो। इसकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, इससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इससे ज्यादा आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव अनंत आवेशित का चादर, यानी यहाँ पे एक बार हम बिंदु आवेश रखते हैं, तब यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। और दूसरा चीज है फिर विद्युत द्विध्रुव रखते हैं, ठीक है, विद्युत
द्विध्रुव रखते हैं एक बार, और एक बार क्या रखते हैं, अनंत आवेशित की समतल चादर, अनंत आवेशित समतल चादर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप बारी बारी रख के जो है इस पे और इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है। ठीक है, जो भी कारण इसमें पूछा क्यों, तो दूरी चेंज हो रही, तो दूरी के चेंज होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी चेंज होगी। ठीक है, अब कम होगी कि ज्यादा होगी वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, हाँ इसी में देखिए अथवा करके पूछा है, लॉरेंज बल क्या है, 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालक को मोड़कर 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। जो आपकी L लंबाई की है इसको ऐसे मोड़कर 2 फेरों की कुंडली बनाई गई। ठीक है, और जो आपकी 4L लंबाई की है इसको मोड़कर 4 फेरों की कुंडली बनाई गई। हो गए ना 4 फेरे, 1 2 3 4, ठीक नहीं 1 2 3 एक और, ठीक 4 फेरों की कुंडली इस तरीके से बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जा रही है तो उत्पन्न तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, किसी भी कुंडली के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पना कीजिए तथा समझाइए। देखिए हाइड्रोजन मॉडल आपसे पूछा है, हाइड्रोजन मॉडल के बोर की परिकल्पना। ठीक है, बोर ने दिया था और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो परमाणु चैप्टर से एक आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर का मॉडल था, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें आप तैयार कर लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन और नाभिक से एक एक क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाता है। और पूछ रहा है, एनोई कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी एनोई कक्षा की त्रिज्या क्या होगी उसके लिए आपको फार्मूला ड्राइव करना। तो ये बोर के परमाणु मॉडल में हमने जो आपको करवाया था। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है हाइड्रोजन और परमाणु और नाभिक। तो अगर आप लोग जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर चाहते हैं कि इसका जो है सलूशन मैं फिर से करवा दूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, जिससे जो हम सलूशन करवा दें। और जितने बच्चों का तैयार है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, जिससे हमें ये भी पता चले कि हाँ कुछ तो बच्चे हैं जो तैयार किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, रैले प्रकीर्णन, हालांकि ये सारी क्वेश्चन जो है आने वाले नहीं हैं तो ये जो है छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। अब देखिए कार्यफलन से संबंधित कोई परिभाषा पूछा और कार्यफलन से संबंधित इसमें एक क्वेश्चन भी दे दिया है। एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाता। ठीक है, तो कैथोड पर कितने एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा इक्वल टू कितना दे दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम की अगर कोई भी प्रकाश आपतित होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उत्सर्जित नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, निकालनी है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, कार्यफलन निकाल लो। तो कार्यफलन क्या होता है कि वो न्यूनतम ऊर्जा है जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। कार्यफलन आपने निकाल लिया। अब जितने एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, अब आप जो भी प्रकाश डाल रहे हैं उस प्रकाश की एनर्जी निकाल लीजिए। उसकी टोटल एनर्जी में से कार्यफलन की एनर्जी घटा दीजिए, जो बचेगा वही जो है आपके गतिज यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये आप मैक्सवेल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, एच न्यू अपान न्यू जीरो, और न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा होता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं आसानी से। जो है एक ही चीज एक ही बार में निकल गया, आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई न्यू इजकल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, और लेमडा आपको दिया, सी आप जानते हैं प्रकाश की
चाल होती है, ठीक है। तो न्यू है तो न्यू 0 है, तो इसकी जगह सी बाई लेमडा 0 हो जाएगा, वैल्यू रख लो। और एच की वैल्यू दे दिया, प्लांक कांस्टेंट का मान जो क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी में अथवा करके एक पार्ट दिया हुआ है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है उसको लिखना है, मैंने आपको बताया भी है, ये आपके नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है, तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये हो गया सेट नंबर 1 की। चलिए अब हम बात करते हैं सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो गई। अब चलिए देखिए सेट नंबर 2 में कितने क्वेश्चन जो है आपके सेट नंबर 1 से जो है कॉमन है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आ गया तो समझ लो कॉमन ही कॉमन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर टॉपिक अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो बस वही न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है। फेरों की संख्या बदल दिया है, वोल्टेज बदल दिया, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अगर आपको चीज़ें तैयार हैं तो ये भी आप आसानी से कर ही सकते हैं। इसी में अथवा करके पूछा विभव मापी का क्वेश्चन, ठीक है, विभव मापी। और उसी विभव मापी से जो है एक क्वेश्चन भी कर दिया है कि एक विभव मापी के तार का प्रतिरोध जो है 9 ओम है तथा इसकी लंबाई 9 मीटर है। एक अज्ञात प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट का एक सेल इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए कि तार के विभव प्रवणता, अगर विभव प्रवणता यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आपको दे दी है, ठीक है। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो बस विभव मापी का फार्मूला लिखिए, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है। विभव मापी का बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है, तुरंत वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है, ठीक है। तो 2 ऐसे समांतर तार हैं, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो इनके प्रति एकांक लंबाई पर यानी F/L निकालना है, ठीक है। F/L निकालना है, कितना आएगा निकलवाया गया है। और इसमें इसी पे क्वेश्चन है, जो फार्मूला निकल के आएगा उसी पे क्वेश्चन है। सारी वैल्यू आपको दे दी है, फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, इसी में अथवा करके पूछा है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में घूम रहा है, तो इसके समतुल्य विद्युत धारा तथा चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ये जो है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये अगर आपके पास अरिहंत की बुक होगी तो उसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। अरिहंत की अगर आपके पास साइड बुक होगी तो उसमें ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल है। इतना मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले भी बोल दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि इसका 1 बाय 1 हर एक सेट का सॉल्यूशन करवा दूं, तो नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, लाइमन बामन पासन ब्रैकेट फुंड वाला जो है यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने कहा ना पहले सेट में जो है हाइड्रोजन के बोर मॉडल के सिद्धांत पूछा था, इसमें देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछ लिया है। और उसी में एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ लिया, और एनपीएन फिलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मज़े की बात है, मौज करो, ठीक है। बस केवल पीएन जंक्शन अब तक पढ़ना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड ही आपके सिलेबस में है। एनपीएन हटा दिया, बाकी सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। एनपीएन हटा दिया है, लॉजिक गेट हटा दिया है, एनपीएन पीएनपी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, जेनर डायोड भी हटा दिया। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब खैर बोर्ड ने हटा दिया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए ये सेट नंबर 2 की बात हो गई। हाँ, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत देखिए, इसमें पूछा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया जा चुका है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, आप कोई भी सेट उठा के अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सेट में कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आप बार बार जो है वही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम आपको एक बार करवा चुके हैं। आपको याद होगा 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है हमने आपको करवाए थे, और जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं इन्हीं 33 से ही बने हैं, ठीक है। इसी 33 से जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 33 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा भी दिया है, और इसका जो है PDF भी जो है ऐप पे बहुत जल्द जो है अपडेट कर दिया। इसका PDF तैयार है, बस अपडेट करने की देरी है, ठीक है। तो जो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इसका PDF भी जो है ऐप पर अपडेट कर दिया जाए, और ये सारी चीज़ें जो है हर एक सेट के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अच्छे से फिर से डिस्कस कर दिए जाए, तो उसके लिए आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सारे क्वेश्चन जो अभी अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हैं या नहीं है, या मुझे करवाने की ज़रूरत है, ठीक है।